सो हाय गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम लोग बहुत बर्निंग टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं, एनर्जी क्राइसिस के ऊपर, जो दुनिया के बहुत बड़ा सरदर्द बना हुआ है। ऐसा मैं बोल सकता हूँ कि बहुत बड़ा सरदर्द है कि स्टेट ऑफ हार्मोन्स से का इफ़ेक्ट क्या होने वाला है। आप देख रहे हैं कि इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, लोगों को गैस की मारामारी हो रही है, बाकी सारे पेट्रोल के दाम बढ़ेंगे घटेंगे, गैस कैसे अपने कंट्री में आएगा, कितने दिन का स्टॉक है। इससे स्टेट इन हाउस व्यू रखने वाले हैं और इसके लिए हमें बुलाया है 20 में। और उन्होंने काफ़ी सारा डेटा पॉइंट्स किया है विद द हेल्प टीम, और वो हमारे साथ आज शेयर करने वाले हैं। तो ओवर टू यू विकास जी। या थैंक यू। सो आप मेरा स्क्रीन देख देख पा रहे हैं? मेरी स्क्रीन देख पा रहे हैं आपको? क्या मेरी स्क्रीन दिख रही है? समीर जी, कृष्णा, कैन यू सी माय स्क्रीन? Yes, yes, I can see. ओके ओके, जी सर दिख रही है। ऑल राइट, Yes, sir. थैंक यू। ओके, so first of all, thank you Sameer ji for organizing this uh, वेबिनार एंड हमारा कुछ व्यूज है, हाउस व्यूज है जो हम आज आपके और अपने इन्वेस्टर्स के साथ में शेयर करेंगे। तो बिफोर आई स्टार्ट, लेट मी start by thanking Kotak Mutual Fund and Motilal Oswal asset management companies for contributing in terms of their insights. So question is that is this a new normal for oil and gas industry? I mean, I'm sure all of you know, all of you are already hearing a lot of noise about this. So we'll try and decode how it is affecting and what is the way ahead. So let's talk about current scenario. Before we get into current scenario, let me just tell you a little bit of data. सो समीर जी, अगर आप देखते हैं जितने भी अभी तक ऑयल एंड गैस के जो क्राइसिस हुए हैं, जितने भी डिसरप्शन हुए हैं, उसका हमने पूरी हिस्ट्री निकाली है। सो सबसे पहला जो हुआ था वो 1956 से 57 के टाइम पे हुआ था, जिस समय ओवरऑल ग्लोबल डिमांड के डेटा अवेलेबल नहीं है, नंबर्स अवेलेबल नहीं है कि उस समय एनर्जी पे कितनी डिपेंडेंसी थी। उसके बाद 1973 पे हुआ, फिर 1978 में ईरान का रिवॉल्यूशन हुआ था, फिर 1991 में गल्फ वॉर हुआ था, और उसके बाद में रशिया यूक्रेन वॉर हुआ था, और इस बार ईरान का वॉर। तो अगर इसमें ये पूरी अगर आप ये देखते हैं हिस्ट्री निकाल के, तो सबसे ज्यादा जो इस समय डिमांड है वो सबसे हाईएस्ट नंबर पे, और जो उसका सप्लाई है वो दैट इज दी ऑल्सो हाईएस्ट। 20% सप्लाई जो है वो डिसरप्ट हो चुकी है बिकॉज ऑफ दिस वॉर। आगे बढ़ते हैं। एनर्जी की अगर बास्केट देखते हैं तो एक डेटा देखने को मिला है समीर जी की, पूरा जो वर्ल्ड है उसकी जो ओवरऑल डिपेंडेंसी है एनर्जी सेक्टर पे, ऑयल विच इज ऑयल एंड गैस, दैट इज अबाउट क्लोज टू 59-60%। पर अगर आप वो डेटा इंडिया से कंपेयर करते हैं तो बिकॉज थैंक्स टू आवर कोल स्टोरेज, हमारी जो कोल्ड स्टोरेज पे डिपेंडेंसी 59%, उसके वजह से ओवरऑल जो ऑयल एंड गैस है उस पे डिपेंडेंसी 31-32% है। सो वीजा वी ग्लोबल अगर आप देखते हैं तो हमारी डिपेंडेंसी कम है, लेकिन आने वाले स्लाइड्स में आपको बताता हूँ कि हमारी डिपेंडेंसी इतना परसेंटेज वाइज कम होके भी कितनी सीवियर है। सो आपने देखा डिसरप्शन काफी ज्यादा हो रहा है अभी। हालांकि युद्ध विराम आया है, 15 दिन का टाइम लिया है, दोनों पार्टी एटलीस्ट नेगोशिएशन टेबल पे आ गई हैं, बात कर रही हैं, लेकिन ओवरऑल कितना अफेक्ट हो चुका है उसके बारे में अगर आप देखते हैं तो अगर कुछ डेटा पॉइंट्स फिर से मैं आपके सामने रखता हूं, तो अगर आप देखते हैं ऑयल प्रोडक्शन वर्सेस कंजम्पशन बैलेंस, अगर आप देखते हैं तो यूएस, अगर आप यूएस का डेटा देखते हैं तो यूएस सेल्फ सफिशिएंट है, कि उनके पास में खुद का ऑयल ऑयल है, गैस के रिसोर्सेस हैं। मिडिल ईस्ट एशिया के पास में एक्स्ट्रा है, एंड दैट इज वाई दे आर एबल टू एक्सपोर्ट
energy to the globe. Russia is also more than 280%. और अगर आप यूरोप में देखते हैं और अगर इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया सबसे लोएस्ट है, विच इज 13%। तो हमारा जो डिपेंडेंसी है ये बहुत ज्यादा है इसमें, मतलब वी आर वर्स देन यूरोप इन टर्म्स ऑफ आर डिपेंडेंसी। इसी बार, अब की बार जब ये वॉर खत्म होगा समीर जी, तो आप देखेंगे कि इंडिया हैज लर्न अ लेसन वेरी हार्ड दिस टाइम ड्यूरिंग दिस क्राइसिस। एंड आप देखेंगे कि नई नई ऊर्जा से इस सेक्टर पे काम होगा, रिन्यूएबल एनर्जी पे, और इसको नेक्स्ट लेवल पे हमारा भारतवर्ष ले जाने की कोशिश करेगा। बिकॉज सबसे ज्यादा अगर इस वॉर से कोई इफेक्ट हुआ है तो वो इंडिया हुआ है। दूसरा, अगर आप देखते हैं स्टेट ऑफ हॉर्मस की आपने बात की समीर जी, ठीक है, अभी 15 दिन के लिए ओपन कर दिया है, बिकॉज यूएस एंड ईरान बोथ ऑफ देम हैव कम टू अ टेबल एंड टॉकिंग टू ईच अदर। अगर आप देखते हैं स्टेट ऑफ हॉर्मस का कि कितना अफेक्ट होता है, तो इसमें 20% ग्लोबल ऑयल प्रोडक्शन यहीं से आता है, 27% मैरीटाइम के जो ऑयल ट्रेड होते हैं वो यहीं से होते हैं, 20% ग्लोबल एलएनजी सप्लाई यहाँ से होता है, आप देखेंगे, और 80% ऑफ ऑयल एक्सपोर्ट टू एशिया ये स्टेट ऑफ हॉर्मस से आता है, जिसमें 40% इंडिया का आता है अकेले, आप देखें। तो सबसे ज्यादा अगर इससे कोई इफेक्ट हुआ है तो अगेन इंडिया हुआ है। एंड 55% ऑफ जो एलएनजी है, हमारा जो गैस है, वो भी यहां से ही इंपोर्ट होता है। तो हमारे लिए ये बोलेंगे कि ये मतलब गले की नस है स्टेट ऑफ हॉर्मस, और जिसके वजह से इंडिया काफी अफेक्ट हुआ था जब भी ये बंद था। ये देखिए, आपने देखा होगा, हमने कुछ डेटा पॉइंट्स और निकाला था जिसमें वी गॉट सम डेटा फ्रॉम अदर एसेट मैनेजमेंट कंपनी ऑल्सो, कि अगर आप स्टेट ऑफ हॉर्मोज में अगर देखते हैं तो नंबर ऑफ जो शिप्स जा रही हैं वहां से, नंबर ऑफ कार्गोज और जो ऑयल टैंकर्स वगैरह जो वहां से गुजर रहे हैं, वो हमने 1 फरवरी से देखा। तो ये नंबर जो है देखो, धीरे धीरे बहुत कम हो गए। अभी जाके ये टेबल पे आए हैं, तो अभी ओपन किया उन्होंने 15 दिन के लिए। अदरवाइज इफ यू लुक एट द नंबर्स आर नॉट मोर देन 55-60, विच इज 10 टाइम्स लोअर। सो क्लियरली ये अफेक्ट हो गया है मार्केट। दूसरी चीज अगर आप देखते हैं समीर जी, सो प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन बिकॉज ऑफ दिस, अगर सऊदी अरेबिया का देखते हैं या कुवैत का, अगर ऑयल प्रोडक्शन का आप ये रिफाइनरीज देखते हैं, ये सब स्टेट ऑफ हॉर्मोज के ऊपर डिपेंडेंसी है उनकी। इराक की सदर्न ऑयल फील्ड का आउटपुट आप देखते हैं, दैट इज शार्पली reduced डिस्पाइट नो डायरेक्ट स्ट्राइक ऑन द फैसिलिटी। यूएई का शटडाउन हो गया है उसमें, हब्शन गैस प्रोसेसिंग कॉम्प्लेक्स जो है उसका, उसमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ गई है, और उन्होंने वो ऑयल एक्सपोर्ट बंद कर दिया है। कतार में बंद हो गया, यूएई, ईरान, ईरान तो ऑफ कोर्स है ही, नेचुरल गैस प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा डिसरप्ट हो गया है, बिकॉज उसमें डायरेक्ट अटैक हुआ है उसके साउथ पार्स गैस फील्ड में, तो जिसके वजह से काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट हो गया है। तो अब ये रिपेयर हो के न्यू नॉर्मल आने में कम से कम इन्हें 3 महीना लगेगा, अगर आज मैं एज्यूम करता हूं कि ये नेगोशिएशन जो चल रहा है, अगर ये इट गोज थ्रू। दूसरा है कि इन्वेंट्री एस्टिमेट विथ एशियन कंट्रीज, अगर आप एशियन कंट्री की बात करें तो इंडिया के पास में अभी सिर्फ 30 डेज का इन्वेंट्री बाकी है। सो मैं आपको बताऊंगा कि 30 डेज की इन्वेंट्री को भी गवर्नमेंट ने कैसे प्लान किया हुआ है। और आपको तो पता ही है कि ब्लेंड का जो रेट है पर बैरल, वो काफ़ी ज़्यादा ऊपर आ गया है। हालांकि अभी डिक्लेरेशन होने के बाद में थोड़ा क्रूड सेटल हुए, थोड़ा कम होते हुए दिख रहा है, अदरवाइज इट वाज कंटिन्यूअसली गोइंग अप मोर देन 100। हमारे इंडिया में एंड वर्ल्ड में भी अगर आप देखते हैं, इसके वजह से रिफाइनरी की जो मार्जिन है वो बहुत कम हो गई हैं, है ना। उसमें आप देखते हैं वर्ल्ड का जो एलएनजी सप्लाई टेबल आप देखते हैं, तो इंडिया में -38% का डेफिसिट है, मतलब कंप्लीट डिपेंडेंसी जो है वो एलएनजी में 54% की है इंडिया की। तो 54% के जो गैस एलएनजी का जो इंपोर्ट है वो इंडिया में, वो इसी पे डिपेंडेंट है। गैस प्राइसेस भी आप देखते हैं तो वो भी रॉकेट हाई हो चुके हैं। सो जो $60 बिलियन पे क्रूड था, वो 9500 चला गया था। अभी एक्सपेक्टेड है कि ये $80 के आसपास में कहीं पे सेटल होना चाहिए। सो इंडिया का जो ऑयल एंड गैस मार्केट है, वो इंडियाज ग्रोइंग डेफिसिट, जो हमारा जो ऑयल का डेफिसिट है हमारे खुद की प्रोडक्शन के सामने, उसका गैप आप देख सकते हैं। मैं यही बोल रहा था कि ये जो है ना, ये गैप बहुत बढ़ते जा रहा है,
और अब इंडिया नीड्स टू वर्क ऑन दिस, अदरवाइज इस तरह के जब वॉर आएंगे तो वापस से डिपेंडेंसी कम हो जाएगी। ये कुछ डेटा पॉइंट है कि इंडिया का जब कंट्री वाइज रीजन वाइज इंपोर्ट देखते हैं आप अगर क्रूड में, तो अगर आप बाकी की कंट्री से कंपेयर करते हैं तो इंडिया का ऑफ कोर्स कंट्रीब्यूशन नेग्लिजिबल है और इंपोर्ट सबसे ज़्यादा है। वही अगर आप इंडिया के पेट्रोल प्रोडक्ट्स की बात करते हैं तो ओवरऑल प्रोडक्शन जो है एलपीजी और नेफ्ता पेट्रोल, अगर आप इसमें टोटल प्रोडक्शन देखते हैं तो ओवरऑल कंजम्पशन के सामने 65% एलपीजी माइनस है, मतलब 20% का -20% का इसमें हमारा डेफिसिट है। तो ये नंबर क्लियरली इंडिकेट्स करते हैं कि जितना डेफिसिट हो रहा है इंडिया में इस समय पे, तो हमारी डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा है। And clearly we are net big importer of LPG. This chart clearly indicates that, and the numbers are going up only across the region. और एक्सरसाइज ड्यूटी अभी कम करने के बाद भी अगर आप देखते हैं तो ऑयल मार्केटिंग कंपनी को बहुत नुकसान हो रहा है। अब ये गवर्नमेंट ने कर दिया है बिकॉज गवर्नमेंट के सामने दो रीजन, एक तो इलेक्शन है और ऊपर से गवर्नमेंट को पास ऑन नहीं करना था। बट ये करने के बाद भी बहुत ज़्यादा इससे क्या होगा कि हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ जाता है, और करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ जाएगा तो ओवरऑल इंडिया की जो रेटिंग है वो कम हो सकती है। एंड जिसके साथ जो मार्केटिंग कंपनीज है मार्केटिंग मार्जिन्स वो भी नेगेटिव है। ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट ने खुद ले लिया है तो ऑयल कंपनी ज़्यादा पैसा बना रही है, वो भी माइनस में है। और सेम चीज़ गैस में भी, अगर आप गैस का भी देखते हैं तो ये गैप आप देख सकते हैं यहाँ पे कि प्रोडक्शन कितना है और हमारा गैस का कंजम्पशन कितना है, तो क्लियरली ये गैप दिख रहा है। और सेम अगर आप नेट नेट में अगर देखते हैं बाकी कंट्री के सामने, तो इंडिया कंटिन्यूज टू बी बिग इंपोर्टर ऑफ ऑयल। एंड सेम चीज अगर आप देखते हैं कि फर्टिलाइजर है, सीजीडी है, पावर है, रिफाइनरी है, जितने भी पेट्रोकेमिकल है, सब जगह पे आप देखते हैं तो कंटिन्यूअसली माइनस में वाई ओ वाई। अगर आप परसेंटेज वाइज देखते हैं तो नेचुरल गैस कंजम्पशन ज़्यादा है और इम्पोर्ट बहुत है। और अगर आप ये गवर्नमेंट का भी जो नया लेटेस्ट आया मार्च में, जो गवर्नमेंट ने इफेक्ट किया कि भाई सबसे पहले हम डोमेस्टिक सप्लाई रोकेंगे नहीं, तो उनको पहले सप्लाई देते हैं जो भी कंजम्पशन, जो भी हमारा प्रोडक्शन है। दूसरा सीएनजी ट्रांसपोर्ट के लिए, ट्रांसपोर्ट पे कोई ज़्यादा इफेक्ट ना है। फिर एलपीजी श्रिंकेज में ओवरऑल उन्होंने कोशिश की सपोर्ट करने की, लेकिन आप देखते हैं कि टी इंडस्ट्री अफेक्ट हो गई इससे, तो उसको कम कर दिया। फर्टिलाइजर को 70% कर दिया, 100% से। सो फर्टिलाइजर अगर कम होएगा तो आपका एग्रीकल्चर में इफेक्ट आएगा। फिर इंडस्ट्रियल को कम कर दिया, 80% कर दिया जो कंट्रीब्यूशन है, और कमर्शियल्स को कम कर दिया गया। तो इसके वजह से आप अगर देखते हैं तो काफ़ी ज़्यादा, रिफाइनरी को 65% हो गया, तो काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट आना चालू हुआ। सो हमने, जो हमारी इन्वेस्टमेंट टीम है, हम लोगों ने इस पे काफ़ी डिस्कशन किया, हम लोगों ने काफ़ी समय पे ब्रेनस्टॉर्मिंग की। हमारा आइडिया है कि वी एज एन इन्वेस्टमेंट फर्म शुड ऑल्सो इवॉल्व ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एंड लर्न फ्रॉम दीज लेसन्स, बिकॉज जनरली आप देखते हैं 1980 से 2026 25 26 से 40 45 साल में समीर जी कोई ऐसा मेजर वॉर देखने को नहीं मिला है। ठीक है ना, अपन वो भी एक बार वॉर का भी देखते हैं। तो हमारी इन्वेस्टमेंट टीम ने, हमने आपस में डिस्कशन किया कि इसे कैसे हम देख सकते हैं। तो कुछ डेटा पॉइंट्स मैंने स्टडी की हम लोगों ने लास्ट, आप भी समीर जी उसमें इन्वेस्टमेंट कमेटी के पार्ट हैं, तो लास्ट टाइम जैसा मैं बता रहा था कि निफ्टी 50 इंडेक्स ऑलमोस्ट 11% करेक्ट हो गया था वॉर के बाद में। आपको देखा 26,000 का मार्केट नीचे 22,000, 22,100 तक आ गया था। तो हमारा कहना है कि देखिए शॉर्ट टर्म में तो ये मैटर करता है कि फ्लोज क्या है, न्यूज़ क्या है, पर लॉन्ग टर्म में जो मैटर करता है, हमारी जो लर्निंग आई है, वो अल्टीमेटली फंडामेंटल्स करता है। अब इसमें दो चीजें हैं समझिए, एक तो होता है कि समटाइम्स मार्केट्स आर अहेड ऑफ द अर्निंग्स, जैसा 2023 2024 में देखने को मिला था, और समटाइम्स अर्निंग्स आर अहेड ऑफ द मार्केट्स। सो अभी अर्निंग्स वापस आने लगी थी, मार्केट्स के वैल्यूएशन कम होने लगे थे, बट उसके साथ बाद में कि वॉर आ गया। तो वॉर आ गया तो अगर ओवरऑल आप देखते हैं तो पिछले 10 साल का अगर आप एवरेज मार्केट देखते हैं तो 20 के पी पे चलता है, अभी लार्ज कैप 18 के पी पे। तो मार्केट्स के वैल्यूएशंस काफी करेक्ट हुए। अभी कोई सोचेंगे भाई 18 भी ज्यादा है, 15 पे होना चाहिए, 16 पे होना चाहिए, देखिए उसका तो कोई आंसर नहीं है। बट
आपको अगर देखते हैं ग्लोबल ग्रोथ में, तो इंडिया जो है ग्लोबली हाईएस्ट ग्रोइंग, हाईएस्ट जीडीपी ग्रोथ देखने को मिला इंडिया के अंदर। तो इस तरह की अगर हाईएस्ट ग्रोथ देखने को मिली है, तो वो आपको उस भाव में अवेलेबल नहीं मिलेगी जिस भाव में आप उसको चाहते हैं। बट फ्रॉम अ वैल्यूएशन परस्पेक्टिव एज ए हाउस वी आर कंफर्टेबल दैट वी शुड स्टार्ट डिप्लॉइंग। सेकंड, आपने देखा इतनी सारी न्यूज चल रही थी, सबने बोला खत्म हो जाएगा, वर्ल्ड वार हो जाएगा, सेम कोविड के जैसे जितने भी न्यूज चैनल हैं, विथ ऑल ड्यू रेस्पेक्ट टू न्यूज चैनल, सबने डराया। लेकिन आपने देखा होगा कि मार्केट अभी 26,000 से 24,000 आ गया आज। सो 22,000 से 24,000 आ गया है, 26 जो है 26 से 22 चला गया था। निफ्टी, आई एम टॉकिंग अबाउट निफ्टी, जो वापस 2,000 पॉइंट ऊपर आ गया। सो अगर आपने वहां पे रिडीम कर लिया होता पैनिक होके कि सब कुछ खत्म हो जाएगा और न्यूज देख के, तो फिर वो परमानेंट लॉस हो जाता, बिकॉज मार्केट टू हार्डली 2 और 3 डेज टू रिकवर। अगर सेम चीज देखते हैं कोविड के टाइम पे भी, तो मुझे याद है 23 फरवरी के आसपास लॉकडाउन की बातें चालू हो गई थी, मार्केट गिरने चालू हो गए थे, ऑलमोस्ट 37% मार्केट गिर गया था। लेकिन वही 23 फरवरी से आप देखते हैं 31 मार्च 2021, मतलब एक साल के अंदर अंदर, 13 महीने के अंदर अंदर मार्केट ने 93% के रिटर्न दिए। फिर दूसरा हमने स्टडी किया कि यूक्रेन वॉर के टाइम पे भी यही हुआ था समीर जी, अगर आपको याद होगा, कि मार्केट जो है 24 फरवरी से गिरना चालू हो गए थे। हालांकि इंडेक्स कम गिरा था, बस स्टॉक्स 20% गिर गए थे। लेकिन अगर इंडेक्स इंडेक्स की बात करेंगे तो 5% से इंडेक्स गिरा, वो 13% इंडेक्स अप हो गया था 2022 से 2023 पे। म्यूट। राइट। या या सो अगर आप निफ्टी 50 इंडेक्स, अगर एक कारगिल वॉर, अगर थोड़ा पीछे जाते हैं, अगर कारगिल वॉर के बारे में देखते हैं, तो 1999 में 26 दिन के अंदर मार्केट जो इंडेक्स 12.5% गिर गया था, और वही मार्केट 26 अप्रैल से 14 अक्टूबर के अंदर 66% डिलीवर्ड किया इंडेक्स। अगर वो आप देखते हैं इराक में जब वॉर हुआ था, और थोड़ा पहले जाते हैं जब इराक में वॉर हुआ था, उस समय मार्केट 13% गिरा था। और 2003 से 2000 मई 2003 से नवंबर 2003, मतलब ऑलमोस्ट 5 या 6 महीने में मार्केट ने 69% की रैली दी थी। तो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस तरह की रैली दोबारा देखने को मिलेगी? इट कैन हैपन, आई वोंट बी सरप्राइज। उसका रीजन मैं बोल रहा हूँ क्यों ऐसा हो सकता है। उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि अगर आप ग्लोबल मार्केट्स के सामने देखते हैं, तो इंडिया जो है अंडर परफॉर्म किया है 2025 में। तो देर विल बी अ मीन टू रिविजन। सेकेंड, अगर आप इमर्जिंग मार्केट से भी कंपेयर करते तो इंडिया हैज अंडर परफॉर्म, बट इंडियाज अर्निंग्स हैव गॉन अप, but overall index has not gone up, so it is not in line with the markets. And in the long run it has been observed that your earnings of the markets and the valuation, they kind of come together eventually. So when you look at next term, it is very difficult to predict. अगर ये 12-13 दिन में प्रिडिक्शन नहीं होता है तो फर्दर एस्कुलेट होगा क्या, इट कैन नॉट बी रूल्ड आउट। बट प्रोग्रेस हो रही क्या? यस, दे आर सिटिंग ऑन द टेबल। और इसीलिए हमने देखा कि इतना बड़ा स्विंग निकल के आया मार्केट में। एंड ओवरऑल मतलब गवर्नमेंट्स भी काफ़ी डायनेमिकली अप्रोच कर रही हैं, गवर्नमेंट ने भी काफ़ी अलग अलग सोर्सेस इंपोर्ट के एक्सपेक्ट किए हैं। सो दिस इज द टाइम व्हेन यू नीड टू बी लिटिल डिसिप्लिन इन एंड हमारा ये मानना है कि ये टाइम पे पैनिक होना चाहिए क्या? समीर जी, द आंसर इज नो। इस समय पे या कैन यू हेयर मी? एम आई ऑडिबल कृष्णा? And am I audible, Neeraj? Yes, 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 yes. Okay, okay, great, thank you. So ask Samir to sit on the other side of the table or log in from the mobile. So should you panic at this point of time? The answer is no. Stop daily monitoring. In fact, I have requested some of our clients to avoid looking at the statement of account at this point of time. And no point creating hypertension and get involved with these kind of extraordinary noise when you turn on the news channels and see they speak what not, they talk about possibility of World War III, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो इस तरह पे आप किसी तरह का टिप भी ना लें, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग से बचें और लॉन्ग टर्म में फोकस करें। सो लॉन्ग टर्म में अगर आप देखते हैं
तो लॉन्ग टर्म में आप कंटिन्यूअसली एलोकेट करें। हाँ, दिस मार्केट हैज ऑल्सो टॉट टू मोर इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट। One is you need to think about your asset allocation. Keep checking it every year. This is the most important aspect. The other thing is you also need to think about risk management very, very carefully. And these are the times which gives you a lot of learnings in terms of what is my risk appetite and how the portfolio is behaving. So with that, I would suggest everybody to stay patient and see how things are evolving and shaping up. But from a fundamental point of view, my sense is that markets are overvalued, oversold, not overvalued, sorry, oversold, and things will shape up as we move ahead. That's what I believe. So, with that, I would like to conclude my remarks here and happy to take any question from you, team, and Samirji, Neeraj, Krishna, anybody, please feel free to ask. So basically, I just want to know that कि client perspective sides कि client used to ask कि there is one uncertainty is there, like कभी भी कुछ भी हो सकता है. तो is the right time to go ahead with the investment in equity market, या we should wait for certain some time period like May and May end? देखिए कृष्णा जी, इसमें आंसर जो है ना वो इन्वेस्टर के पास ही है। अगर आपका होराइजन 3 से 5 साल का होराइजन है या उससे ज्यादा का इक्विटी में अगर आ रहे हैं, तो हमने देख लिया कि 2 साल के होराइजन से भी नहीं आए, बिकॉज पिछले 2 साल से पैसा नहीं बना है इक्विटी मार्केट में। तो अगर आपका 3 साल का होराइजन है, तो हमने एक स्टडी किया है कि 3 साल में देर इज ओनली 1% पॉसिबिलिटी दैट यू विल नॉट मेक मनी। अदरवाइज आप किसी भी इंस्ट्रूमेंट में डाले, चाहे IF हो, PMS हो, म्यूचुअल फंड हो, 3 साल में जनरली रिटर्न्स देखने को मिलते हैं। ना क्वेश्चन इज वैल्यूएशन। आपका क्वेश्चन कि ये वैल्यूएशन ठीक लगता है क्या? देखिए वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो जैसा मैंने बोला कि मुझे तो क्लियरली लगता है कि मार्केट्स आर ओवरसोल्ड। हमने ये स्टडी भी किया, आपको कारगिल वॉर से लेके बाकी के वॉर भी दिखाया कि वॉर आते जाते रहेंगे, लेकिन अल्टीमेटली अगर आप इफ़ यू आर सिटिंग ऑन कैश, अभी आप इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो कब करेंगे? बिकॉज वैल्यूएशंस आर इन योर साइड। हिस्टोरिकल पी अगर मार्केट का देखते हैं तो जैसा मैंने बोला 20 का पी है, जो कि अभी 18 18 का 1 ईयर फॉरवर्ड पी है, विच लुक्स टू बी गुड in the sense that from a valuation perspective there are three zones basically कृष्णा जी। एक होता है कि अट्रैक्टिव जोन, एक होता है न्यूट्रल जोन, और एक होता है एक्सपेंसिव जोन। सो क्लियरली मार्केट जो एक्सपेंसिव जोन में थे 2024 में, वो करते 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 2026 तक, जब FIIs ने बेचा, आपने देखा होगा पिछले साल FIIs ने 1 लाख करोड़ बेचा था अक्टूबर में। फिर उसके बाद 6 महीने बाद फरवरी में उन्होंने 1 लाख करोड़ का बेचा। इसके बाद में अभी इन्होंने 1 लाख करोड़, ये कोविड कोविड सॉरी, ये वॉर के टाइम पे ही विद इन 1 मंथ उन्होंने 1 लाख करोड़ का बेचा है। तो इतना फंड्स FIIs का आउट हो गया। FIIs आर डिकेडल लो, वेर एज डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हैव शोन लॉट ऑफ मेच्योरिटी। आप देखेंगे नन ऑफ द म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स हैव सोल्ड बिकॉज ऑफ दिस मार्केट। मे बी दे मे नीड मनी, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट ओवरऑल रिडम्पशन देखने को नहीं मिला है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री से। इनफैक्ट यू वुड बी सरप्राइज टू नोटिस दैट द अमाउंट SIP अमाउंट has only gone up. So then this month the SIP money which is likely to come is going to be more than 31,000 crores. So India and domestic investor continue to buy, and FIIs have been selling, and if things will not settle in US, then eventually you will see those FIIs coming back to India and redeploying their assets. So my sense is that even if they don't come, we are capable enough to run the show as an economy, because their exposure has come down to sub 15% overall exposure of the market cap as an FPIs. And therefore I strongly believe that if you are coming from 5 years perspective, then I think clearly you should start deploying now. Second question is like, the market is still on the sideway and consistently down बना रहा है. मेरा क्वेश्चन है कि म्यूचुअल फंड में मेरा इन्वेस्टमेंट है, तो ऑलरेडी इसमें एक एवरेज रिटर्न मिल रहा है 20% CAGR लास्ट 12 ईयर से इन माय पोर्टफोलियो. इज द राइट टाइम टू, अगर मैं पोर्टफोलियो को थोड़ा डाइवर्सिफाइड करना चाहूँ, तो PMS में जाना
it's compulsory, like you can go, yeah, we can wait. देखिए ये अलग, दो अलग अलग क्वेश्चन है। देखिए एक मार्केट वैल्यूएशन है और एक है इंस्ट्रूमेंट लेवल पे क्या। तो इंस्ट्रूमेंट कुछ भी हो कृष्णा जी, चाहे वो म्यूचुअल फंड हो चाहे एआईएफ हो पीएमएस हो, अल्टीमेटली अंडरलाइन तो इक्विटीज है ना। हाँ, अभी इसमें आप डिसाइड कर सकते हैं कि भाई आपका कितना फंड्स म्यूचुअल फंड में होना चाहिए, बिकॉज ब्रॉडली देर आर थ्री इंस्ट्रूमेंट्स थ्रू विच यू कैन पार्टिसिपेट इन इंडियन कैपिटल मार्केट्स विच आर well controlled and regulated by the regulator here and SEBI, and you know how SEBI, how good they are in terms of protecting the interest of the investor. So as a result, I am suggesting that, I mean, if you ask me, between the difference between AIF PMS म्यूचुअल फंड, अगर आप म्यूचुअल फंड से खुश हैं तो म्यूचुअल फंड कंटिन्यू करिए, एब्सोल्युटली नो कंसर्न एट ऑल, इनफैक्ट यू शुड बी टॉपिंग इट अप। पर अगर आपका 20% जो आप बोल रहे हैं अगर वो है रिटर्न तो बहुत अच्छा है कृष्णा जी, यू शुड कंटिन्यू विद दैट। पर अगर आपका पोर्टफोलियो जैसा हमने देखा कुछ एक म्यूचुअल फंड में 11-12% का रिटर्न आ रहा है, तो अगर इफ दैट इज द रिटर्न, देन यू नीड टू रीथिंक एंड revisit that is there any other portfolio manager which exists in India which has delivered slightly higher returns and has potential to deliver higher returns because of the concentrated portfolio. Then the answer is yes, you should be revisiting that and exploring it. But then not to forget कि अगर आप डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो से कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो में आएंगे तो आपका रिस्क भी वैसा बढ़ेगा। एंड ड्यूरिंग दिस वॉर टाइम हो सकता है एज एन पीएमएस इन्वेस्टर आपका पोर्टफोलियो म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो से ज्यादा गिरे, ये भी हो सकता है, उस बात को भी आप डिनाई ना करें। तो ये ध्यान में रखते हुए अगर आप उस बस में बैठना चाहते हैं तो फिर आपको सर्टेनली एक्सप्लोर करना चाहिए। थैंक यू विकास जी। विकास जी, एक क्वेश्चन हमारा ऐसा है कि अ, आपने तो सारा डेटा बताया और उससे ये समझ में आ रहा है कि जो एनर्जी क्राइसिस है उसमें इंडिया की डिपेंडेंसी ज़्यादा है इंपोर्ट के ऊपर। तो इंडिया बहुत सारी रूम तो देख रही है, रूट देख रही है जहाँ से उसे ये क्राइसिस से वो ओवरकम कर पाए। तो ये सब चीज़ों में इन्फ्लेशन का क्या आपको लगता है कि कितना बढ़ सकता है इन्फ्लेशन हमारी कंट्री का? देखिए हमने एक स्टडी किया था समीर जी कि अगर $100 के ऊपर में अगर क्रूड रहता है तो आपका इन्फ्लेशन जो है ना इंडिया का, क्योंकि इन्फ्लेशन काफी कम हो गया था इंडिया का, इफ यू रिमेंबर लास्ट ईयर द नंबर्स हैव गॉन डाउन बिलो द आरबीआई टारगेट। एंड आरबीआई का टारगेट रहता है कि भाई 4% का सीपीआई हो, और हमारा इन्फ्लेशन 3% आ गया था। तो वहां से आपको क्लियरली 1-1.5% का अगर आपको देखने को मिल रहा है तो 4-4.5% का इन्फ्लेशन दिखता है ऑफिशियल नंबर्स। एंड एज एन इकोनॉमी, so from an inflation point of view I don't think the issue is supply। अगर मैं बोले कि आप 100 के ऊपर ही रहने वाला है जी, तो आपका जीडीपी कितना अफेक्ट होगा, तो हमने वो भी स्टडी करी कि अगर 100 के ऊपर है लेकिन सप्लाई अगर बराबर है और 100 के ऊपर अगर क्रूड चला जाता है तो हमारी इकोनॉमी में लॉजिस्टिक के प्राइस बढ़ेंगे क्या? द आंसर इज यस। इन्फ्लेशन बढ़ेगा क्या? आंसर इज यस। तो आपका इन्फ्लेशन हो जाएगा 4.5 से 4.5-5%, और आपका जो जीडीपी का ग्रोथ है वो आप जो 7% एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो 6% हो जाएगा, 1% का आपका कम होगा। तो भी आपका 6 और 5 11 नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ आपका 11% से ग्रो। तो भी एज एन इकोनॉमी अगर आप एज्यूम करते हो कि भाई $100 का अगर क्रूड रहेगा और सप्लाई बराबर है 100 के आसपास, तो भी आप 11% से 12% से ग्रो कर रहे हो। इफ यू ग्रोइंग एट एनीथिंग विच इज 11-12%, इन 5 years यू आर डबलिंग द इकोनॉमी। So we are at $4 trillion today in terms of the size of the economy. So then we are talking about becoming $8 trillion economy in next 6 years time. Five, no, sorry, 6 years time. So which is about what? 2026. So 2032, we are talking about economy to be 8 trillion, $8.5 trillion. That is also not a small number by any standard. Globally अगर आप देखते हैं तो यूएस और चाइना के और जर्मनी के बाद में we are the fourth largest, because we've just surpassed Japan. So if that continues the number, then we'll become third largest. But question is not becoming largest. Question is that India has to learn from its own mistake in terms of reducing the dependency in terms of oil, preparing ourselves. So defense wise, we are preparing
अभी रिसेंटली राजनाथ जी का एक हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर का स्टेटमेंट था कि दिस ईयर भी हम इंडिया जो है काफी बड़ी मात्रा में हथियार हथियार सप्लाई कर रहा है वर्ल्ड को। यू नो सब देव स्टार्टेड सेलिंग दीज एनिमेशंस एंड स्मॉल missiles etc. So eventually you see that our share market share in terms of defense is going up. अभी इंडिया का अगर न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में बात करते हैं तो चाइना ने 33 न्यूक्लियर चाइनीज एरिया पे काम किया हुआ है स्पॉट्स पे, और उसके सामने हमारे पास सिर्फ दो है। तो ये इस एरिया पे हम को अगर हम बात करते हैं कि वी आर बिकमिंग फिफ्थ लार्जेस्ट, सिक्स लार्जेस्ट, फोर्थ लार्जेस्ट, देन वील हैव टू वर्क टुवर्ड्स दिस एरिया आल्सो, व्हिच आई एम श्योर नाउ आफ्टर दिस वॉर, once this gets end, then very shortly we want to see that. In fact, एज एन इन्वेस्टर अगर आपको पैसा लगाना है तो मैं बोलूँगा आप रिन्यूएबल एनर्जी पे, पावर सेक्टर पे आप अपना ध्यान एकत्रित करें। हम अर्निंग्स की बात करेंगे विकास जी की। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये क्वार्टर से अर्निंग्स जो है कंपनी का वो हमें डबल डिजिट में देखने को मिल सकता है। बट आपको लगता है कि ये जो सप्लाई चेन में जो डिस्टरबेंस आया है उसके कारण कंपनी की अर्निंग्स को कोई इफेक्ट पड़ेगा? देखिए अर्निंग्स पे अफेक्ट तो पड़ेगा नो डाउट, बट जो आप बोल रहे थे हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि भाई डबल डिजिट में आएगा, तो मेरा सेंस है यस 10-11% का अभी भी पॉसिबिलिटी है। ऐसा नहीं है कि सारी इंडस्ट्री इससे अफेक्ट हो गई है। सो बैंकिंग फाइनेंशियल हैज नो अफेक्ट, डायरेक्ट अफेक्ट इफ यू आस्क मी। ऑफ कोर्स इमोशंस हैव, clients emotions are not supporting and therefore you don't have too many number of transactions, but overall it has not affected much. So likewise, there are many industry like telecom affected the least, you know. So my sense is that double digit earnings will continue to come, but markets were expecting beyond 15% earnings this time because it has राइट। been subdued for quite some time now, Samir. So that number I think may take another quarter or so once things will settle down post that. ओके। आज का सबसे मेजर जो सवाल है इन्वेस्टर के लिए माइंड में कि अभी पैसा इन्वेस्ट करे या ना करे, क्योंकि हर समय ये तो सुनने में अच्छा लगता है कि व्हेन अदर्स आर फेयरफुल यूनिटी बी ग्रीडी। बट वो करेजमेंट नहीं आ पाता इन्वेस्टर को कि पैसा लगा ही दे। मतलब ये लेवल पे बहुत चीप वैल्यूएशन दिख रहा है लेकिन कोई पैसा लगाने के लिए रेडी नहीं। उनको लग रहा है कि मार्केट यहाँ से और बहुत बहुत टूटेगा। तो मैं चाहता हूँ कि आपका इसके ऊपर कुछ सजेशन अगर आ सकता है इन्वेस्टर के लिए कि उनको इस समय में क्या करना चाहिए, तो मुझे लगता है इन्वेस्टर को काफी हेल्प होगा इससे। देखिए क्लियरली अगर मैं अपनी बात करूं तो आई एम डिप्लॉइंग माई फंड्स इफ यू टॉक टू मी एज एन इंडिविजुअल, बिकॉज जब जब मैंने देखा है कि जब जब ये इस तरह के क्राइसिस में आता है, दैट इज अ टाइम टू एक्यूमुलेट इक्विटीज। अनदर लेसन दैट वी आर लर्निंग एज एन इन्वेस्टमेंट फर्म, आई एम जस्ट शेयरिंग एन एज एन इंडिविजुअल, इज दैट you have to have 15-20% liquidity all the time, because the world, as we are becoming more advanced, as we are becoming more bigger and bigger, we also need to take lessons that the volatility in the market across the globe, ever since Mr. Donald Trump has become the president of United States, you see the kind of volatility which is coming in, how is the one individual is affecting an entire globe. So as a result of that, my new avatar, I would say, in terms of, I would say that I have learned. I can't say that I knew everything. I didn't know that, and you need to learn every day. एंड मेरा ये जो नया थॉट प्रोसेस ये बोलता है कि आप 15 से 20% का कैश अपने पोर्टफोलियो में बना के रखें। आई एम सॉरी। एंड ताकि इस तरह से आप इन मार्केट सिचुएशंस में जब इस तरह की अपॉर्चुनिटीज आती है और जब इस तरह की मार्केट में सेल लगती है, दैट इज अ टाइम यू शुड बी नेट बायर एंड नॉट नेट सेलर। सो आई थिंक if you're sitting on cash, I think don't wait, don't time the market. You saw what happened day before yesterday. Suddenly 2500 पॉइंट सेंसेक्स में उछाल आया और मार्केट आज 24,000 है एज आई टॉक टू यू। तो यही अगर आप 3 दिन 4 दिन पहले डिप्लॉय कर दिए होते, 5 दिन पहले लास्ट वीक में, तो आपको 22,000 का लेवल मिलता समीर जी। तो बहुत बोलना मुश्किल है, यू कांट कैच द बॉटम, बट इफ यू आर सिटिंग ऑन साइड लाइन्स, आई थिंक टाइम टू डिप्लॉय फंड्स।
थैंक यू विकास जी। आपने काफी सारे डेटा पॉइंट्स रखे, जो मुझे उम्मीद है कि ये सारे डेटा पॉइंट्स अपने इन्वेस्टर को एक यूनिफॉर्म डिसीजन लेने में हेल्प करेगा। और मैं एक बात दावे के साथ कर सकता हूँ कि अगर आप ग्रोथ इकोनॉमी में पैसा लगा रहे हो और आपका व्यू अगर लॉन्ग टर्म है, तो मुझे लगता है कि ये बहुत राइट टाइम है, आप अपने पैसे को मार्केट में डिप्लॉय कर सकते हो। और मैं Yeah, देखता हूँ so we विकास have जी, बात question from कि Mukund and आपको थोड़ी। Shantanu also. So yeah, Mukund. हेलो। Yeah. यस सर, मेरा क्वेश्चन था कि ये जो अभी सब सिनारियो चल रहा है ईरान और ये जो ऑयल क्राइसिस है, ये टेम्पररी शॉक है या स्ट्रक्चरल है? ये जानना था मेरे को आपसे एंड से। नहीं, ये क्लियरली टेम्परेरी है। स्ट्रक्चर चेंजेस अब यहाँ से होने चालू होंगे मुकुंद जी। जैसा मैंने बोला कि द वर्ल्ड इज टेकिंग द लेसन्स, और ये लेसन में ये सीखने को मिला है कि आपको ओवरऑल डिपेंडेंसी जो है वो कम करनी पड़ेगी। तो मेरे हिसाब से स्ट्रक्चर चेंजेस अब होने चालू करेंगे, बट जो डिसरप्शन है वो क्लियरली टेम्परेरी है। और मुझे लगता है अगर ये दोनों टेबल पे आ गए हैं और अगर दोनों पार्टी बात कर रही है, तो इवेंचुअली कल इसराइल का भी स्टेटमेंट आया है कि वो दे आर रेडी टू टॉक टू लेबनान। इफ दैट हैपेंस देन इवेंचुअली यू विल सी दैट दिस इज सेटलिंग डाउन समवेयर। ओके, गॉट इट, थैंक यू। थैंक यू। या या नेक्स्ट इज चंदन जी, आपका कोई क्वेश्चन है, प्लीज चंदन आस्क। एंड देन शांतनु, ओवर टू यू। सर मेरा भी है। या सर मेरा क्वेश्चन ये था, क्या हमारा ऑयल प्रोडक्शन बहुत कम है, लेकिन रिसेंटली में ऐसे कुछ पता चला है कि हम अंडमान निकोबार में कुछ ऑयल के वेल मिले हैं, तो हम आगे चल के खुद खुद निर्भर रह सकते हैं कि आत्मनिर्भर? आपका क्या पॉइंट है सर इस पे? नहीं, इसमें क्या होता है ना, जो जो इन्वेस्टमेंट होता है ना, अगर आप देखेंगे नीरज जी, वो इन्वेस्टमेंट्स बहुत ज़्यादा होता है। और गवर्नमेंट ने पहले भी एक्सरसाइज की है कि जब भी इस तरह के इन्वेस्टमेंट्स लिए हैं, अ, बहुत ज़्यादा साकार नहीं हुए हैं वो प्रोजेक्ट्स। पर इसका मतलब ये नहीं है कि इंडिया ट्राई नहीं करेगा। आप जो बोल रहे हैं, इंडिया विल कंटिन्यू टू एक्सप्लोर। गुजरात एक एरिया है, राजस्थान एक एरिया है, अंडमान एक एरिया है जहाँ पे वो नेचुरल रिसोर्सेस खोजने की पूरी कोशिश जारी रहेगी। और हो सकता है आगे चल के एक ऐसा इनोवेशन भी आए कि जिससे आपको और क्लैरिटी आए कि इसमें कि आपकी और पॉसिबिलिटी सक्सेस की ज़्यादा दिखे, और ज़्यादा आपको रिसोर्सेस निकालने की कोशिश रहे। सेकेंडली, सोलर पे काफ़ी काम हो रहा है हमारा। वी हैव बिकम फोर्थ लार्जेस्ट in terms of solar energy. So government of India is pushing all the societies, all the agriculture people to have more number of solar power in their own family, and save more power at home. So eventually आप देखेंगे डिपेंडेंसी कम होएगी आगे चल के। थैंक यू सर। नेक्स्ट। या या समीर। और किन्हीं का कोई क्वेश्चन है, प्लीज आस्क। If there are no questions, शांतनु, we can conclude. शांतनु ने बोला है प्लीज अनम्यूट हिम। Okay, so we can conclude here. ओके, ओके। थैंक यू वेरी मच विकास जी, आपने काफी अच्छे डेटा पॉइंट्स हमारे सामने रखे हैं, और मुझे उम्मीद है कि ये सारे डेटा पॉइंट्स हमारे इन्वेस्टर को एक यूनिफॉर्म डिसीजन लेने में हेल्प करेगा। थैंक यू वेरी मच। Thank you, thank you, thank you, Sandeep ji. Thank you.